हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट और इसे हम खत्म कर देंगे सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो भैया ये जो टॉपिक है ये किस चीज का है? क्लास 12th का टॉपिक है, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं और मैं इस टॉपिक के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हुए, छूते हुए एनसीईआरटी के हर टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला वाला हिस्सा क्या है? टर्म्स। हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स अल्टरनेटिंग करंट में यूज होती है। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम एसी के सर्किट्स देखेंगे, कितने तरह के सर्किट्स होते हैं, किन किन तरह के सर्किट्स के बारे में बात की जाती है और कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है वो इसका एप्लीकेशन होता है कि अल्टरनेटिंग करंट का एप्लीकेशन हम कहां पर यूज करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के होने से हमें क्या फायदा है, इसका जो मेन एप्लीकेशन है, इसे कहां, इसका एप्लीकेशन कहां यूज होकर के हमें जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगिता साबित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात खतरनाक हिंदी बोल दी जी। अब यहाँ देखो पार्ट 1 टर्म्स। टर्म्स के अंदर हम देखने वाले हैं क्या होता है एसी, व्हाट इज एसी। इसके बाद देखना है हाउ वी रिप्रेजेंट एसी विथ एन वैल्यू। ठीक है, विथ वन वैल्यू। तो अब एसी को वन वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों जरूरत है वन वैल्यू से रिप्रेजेंट करने की, ये भी बात करेंगे। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द पावर्स, टाइप ऑफ सर्किट, कौन कौन से डायग्राम होते हैं, वो वाला हमारा जो फेजर डायग्राम है, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि भैया ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो जब भी हमें फिजिक्स में पूछा जाएगा कि जब भी हमें फिजिक्स में पूछा जाएगा कि हमारे पास करंट है, हमारे पास टाइम है, तो करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। बेटा करंट की जो वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, ये वक्त के साथ बदल रही है या सेम रह रही है। तो कई बार इस तरह का करंट होता है जो वक्त के साथ कैसे रहता है, सेम। वहीं पर कई बार ऐसा करंट भी आता है जो वक्त के साथ क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, पर कई बार ऐसा करंट भी आता है जो वक्त के साथ बढ़ता घटता तो है लेकिन दिशा ही बदल लेता है। ऐसे समझो एक करंट है, इधर इधर बह रहा है। ऐसा समझ लो कि एक करंट है जो कैसे बह रहा है, अपोजिट दिशा में बह रहा है। आपको समझना है कि हमारे पास एक करंट है जो सीधे बह रहा है, कांस्टेंट है। एक करंट है जो बढ़ता घटता जा रहा है। और अब हमारे पास एक करंट है जो भाई पूरी दिशा ही बदल रहा है बार बार। समझ गए? तो पहले ये करंट पॉजिटिव था, फिर करंट घटा और नेगेटिव हो गया, मतलब अपोजिट दिशा में बहने लगा। मतलब पहले ऐसे बह रहा था, फिर उल्टा बहने लगा, फिर वापस सीधा बहने लगा, फिर उल्टा बहने लगा। तो जब ये दिशा बदल रहा है, देखो बेटा पॉजिटिव में एक्सिस के साइड से नेगेटिव एक्सिस के साइड में जाने लगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो इस तरह के करंट को हम कैसा करंट बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, एसी बोलेंगे, एसी करंट नहीं बोलेंगे। एसी में एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट है, तो एसी करंट नहीं बोलेंगे। समझ गए क्या? तो दिस इज व्हाट डीसी करंट दैट इज व्हाट अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो देखो इस तरह से डीसी होता है, इस तरह से एसी होता है। इसका वोल्टेज भी, जैसे वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज भी टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट, और इसका वोल्टेज भी टाइम के साथ कैसे रहता है, वेरिएबल। क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? अब बता दो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट एसी करंट। कौन सा ग्राफ एसी करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? देखेंगे क्या इसमें दिशा चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो ये तो एसी है, ये भी एसी है क्योंकि दिशा चेंज हो रही है। ये भी एसी है क्योंकि इसमें पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो सिर्फ एक ऐसा बचता है, सिर्फ एक ये करंट ऐसा बचता है जिसमें जिसमें दिशा चेंज नहीं हो रही। हाँ ये बढ़ घट रहा है, जीरो भी हो रहा है, पर नेगेटिव नहीं हो रहा, मतलब ऐसे होके रुक जा रहा है पर ऐसे वापस नहीं आ रहा। मतलब करंट की दिशा चेंज नहीं हो रही क्योंकि करंट नेगेटिव में नहीं जा रहा। हम बोलेंगे ये कैसा करंट है, ये डीसी करंट है। समझ गए क्या बहुत अच्छे से? अब जरा यहां पे बताइए भैया, हाउ वी रिप्रेजेंट एसी विथ वन वैल्यू। तो हम एसी को कैसे एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जी को भैया एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना क्यों है? पहली बात तो हमारे पास जब भी कोई करंट दिया होगा तो इसकी तो बहुत सारी वैल्यू होगी ना। जैसे ये ऐसे करके करंट दे दिया तो करंट की तो भैया बहुत सारी वैल्यू है, समय समय पे करंट की अलग अलग वैल्यू है। जैसे करंट की वैल्यू की इक्वेशन लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो है ये करंट की वैल्यू है। बहुत बढ़िया, क्या आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई है? तो ये वाली जो वैल्यू है,
ये वाली वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? अल्टरनेटिंग वैल्यू, जो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ये पूरे समय पे चेंज हो रही है। तो क्या मुझे करंट की एक वैल्यू चाहिए, वन वैल्यू? क्योंकि तो हर समय पे अलग अलग होगी ना, क्योंकि साइन की वैल्यू हर समय अलग अलग होगी, हर समय पे एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, साइन की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक वैल्यू अगर मुझे चाहिए, वन वैल्यू, तो उसे हम बोलेंगे आई आर एम एस वैल्यू। बड़ा समझ गए? और इस केस में वो आई आर एम एस वैल्यू आती है आई नॉट बाय रूट टू। समझ गए बेटा बहुत अच्छे से? अब ये एक वैल्यू है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर आप लोगों को, पर आपको ये बात समझना है कि जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसकी कौन सी वैल्यू बता रहे होंगे? आरएमएस वैल्यू। अगर हम किसी वोल्टेज को सिर्फ एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अगर हमने कहीं पे लिख दिया वोल्टेज 220 वोल्ट है, मतलब हमने इसकी ये कौन सी वैल्यू बताई है? वी आरएमएस वैल्यू। ये यहां पर वी आरएमएस वैल्यू बताई हुई है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक वोल्टेज से रिप्रेजेंट करा, मतलब हमने यहां पर उसकी वी आरएमएस वैल्यू बताई। सॉर्टेड हो गया। अच्छा, कोई पूछ लेगा इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो पीक वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली आई नॉट, वी नॉट। तो यहां पे लिख देंगे वी नॉट बाय रूट टू इज इक्वल्स टू वी आर एम एस। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। बेटा समझ गए? सॉर्टेड है। अगर कोई पूछेगा आई नॉट कितना होगा, तो हम आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, वी आर एम एस, आई आर एम एस इज द हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और आई नॉट क्या होगा? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को हम लिखेंगे कैसे होगी पीक वैल्यू, जरा बता दो। पीक वैल्यू को किस तरह से लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सॉर्टेड है भैया? ओके। हाउ टू कैलकुलेट पावर? तो बेटा जब भी हमें पावर कैलकुलेट करना होगा, हम हमेशा पावर कैलकुलेट करने के लिए, हमेशा पावर कैलकुलेट करने के लिए, हमेशा 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 पहली बात तो समझते हैं पावर है क्या। पावर यह है कि किस रेट से एनर्जी कंज्यूम की जा रही है ना, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। तो हमारे पास जनरली तीन तरह की चीज होती है। एक कैपेसिटर होता है, ठीक। एक और चीज क्या होती है? कैपेसिटर के बाद एक इंडक्टर होता है, और एक और आखिरी जो चीज होती है वो होती है हमारे पास रेजिस्टर होता है। तो तीन तरह की चीज है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। पर इन तीनों चीजों में से कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, यहां पर इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो ये दोनों तो एनर्जी स्टोर करते हैं, बेटा समझ रहे हो? इन्होंने एनर्जी ली, स्टोर करी और वापस दे देते हैं। ये एनर्जी खाते नहीं है, कंज्यूम नहीं करते, ये स्टोर करते हैं और वापस दे देते हैं, स्टोर करते हैं और वापस दे देते हैं। तो ये स्टोरिंग डिवाइसेस है ना। एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है? सिर्फ ये। तो भैया एनर्जी कंज्यूम, बेटा आपने कभी भी ये नहीं सुना हो कैपेसिटर की पावर, कैपेसिटर की आपने एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर सुनी होगी। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये सुनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। आपने हाफ एल आई स्क्वायर, इसके अंदर एनर्जी स्टोर सुनी होगी। लेकिन पावर कंज्यूम आपने सिर्फ रजिस्टर में सुना होगा, क्योंकि पावर कंज्यूम सिर्फ रजिस्टर ही करता है। बेटा समझ गए? तो ओनली रजिस्टर विल कंज्यूम पावर। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया आपको? क्या आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि ओनली रजिस्टर विल कंज्यूम पावर, द कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल नॉट नेवर एवर कंज्यूम पावर, दे विल ओनली स्टोर सम एनर्जी एंड दे विल रिलीज सम एनर्जी, दे विल नेवर कंज्यूम एनी पावर। कंज्यूम का क्या मतलब होता है? कि पावर खा रहे हैं और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये नहीं करते। ये एनर्जी पावर खाते हैं, मतलब जैसे एनर्जी किसी ने इनको दी तो इन्होंने ली, स्टोर करी और फिर वापस दे दी, बस। समझ गए क्या? किसी और से, जैसे वो स्कूल में ऐसे 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 स्कूल में या फिर कहीं कहीं पे ऐसे अंकल नहीं आते शादी में, तुम्हारी चॉकलेट छुड़ा के, हाँ तुम्हें चॉकलेट नहीं देंगे, तुम्हें चॉकलेट नहीं देंगे, तुम्हें लगता है हाँ हाँ मेरी चॉकलेट छुड़ाए, तुम ऐसे ऐसे करते हो, छोटे बच्चे थे तुम तो ऐसे ऐसे करते थे, हाँ मेरी चॉकलेट दे दो अंकल, नहीं दूंगा नहीं दूंगा मैं खा जाऊंगा, ऐसे करके तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर तक चिढ़ाने के बाद तुम्हें वापस दे देते है ना। तो वो अंकल कैसे होते हैं? ये कैपेसिटर जैसे और इंडक्टर जैसे, थोड़ी देर तुम्हें चिढ़ाया पर फिर तुम्हें वापस दे दी। क्या तुम्हारा कोई लॉस हुआ? नहीं, तुम्हारे मजे लिए गए बस। अब यहां पर रजिस्टर वो अंकल हैं जो इसने छुड़ाया और खा गया, खा गया ठीक है, खा गया, खत्म। अब यहां पर ये जो रजिस्टर है वो अंकल है, खा जाता है, ठीक है। तो इट विल ओनली कंज्यूम, इसे ऐसा लग रहा है कि ये ले रहे हैं पर ये लेके वापस दे देते हैं। सॉर्टेड हो गया तुम्हें बहुत अच्छे से भैया। और अगर रजिस्टर वो अंकल है कि तुम फिर से चॉकलेट लेके आओगे फिर से चुड़ा के खा जाएगा, तुम फिर से लाओगे फिर से चुड़ा के खा जाएगा, तो कंटिन्यूअसली खाता रहेगा। इसीलिए इसकी क्या बात करेंगे? पावर कंज्यूम की बात करेंगे। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड भाई यहाँ पर। अब पावर कंज्यूम अगर लिखना है तो हमें एक करंट की वैल्यू, पावर कंज्यूम को आई स्क्वायर आर से लिखते हैं,
तो करंट की एक वैल्यू से लिखेंगे, एक वैल्यू कौन सी होगी, IRMS मल्टीप्लाइड विथ R, IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R, ऐसे करके हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर कंज्यूम लिखेंगे। बेटा बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया क्या? ओके ओके, ये एक फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूले बनेंगे जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर एक जनरल फॉर्मूला IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद R हमने यहां पर सीख लिया। ओके, अब देखो यहाँ टाइप ऑफ सर्किट कैसे होते हैं। अब देखो सर्किट कैसा होगा अल्टरनेटिंग में, एक सिंपल इस तरह का सर्किट होगा भैया कि एक रेजिस्टर लगा दिया, फिर क्या बोलेंगे एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर क्या बोलेंगे भैया एक इंडक्टर लगा दिया, है ना, ऐसे करके एक इंडक्टर लगा दिया यहाँ पे, और फिर यहां पर भी एक रेजिस्टर लगा दिया, ऐसे सॉर्टेड है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला मिला के लगा सकते हैं, कि इन दोनों को लगा दिया, इन दोनों को लगा दिया, फिर इन दोनों को लगा दिया, इसको 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 इसको, मतलब इनके तीन एक कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे, है ना, इन तीन चीजों के तीन कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे, कि ये दो ये दो ये दो, ऐसे करके सॉर्टेड है। तो अपन क्या करते हैं, काम करते हैं, तीनों को मिला के लगा देते हैं। अगले वाले में तीनों को मिला के लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया और इंडक्टर लगा दिया, तीनों चीजों को मिला करके हमने अल्टरनेटिंग सोर्स में लगा दिया। दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर। ये हो गया, इसको CRL बोल दो, LCR बोल दो, RCL बोल दो, जो आपको बोलना है, ठीक है। तो LCR सर्किट बहुत कॉमन नाम है, RLC सर्किट भी बहुत कॉमन नाम है, तो आप समझ लो कि इनका जो भी कॉम्बिनेशन है वो वाला सर्किट ये है। अब अगर चीकू भैया इनमें से कोई और निकालना हो, तो अगर मैं L को 0 पुट कर दूंगा तो ये RC कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अगर मैं R को 0 पुट कर दूंगा तो CL कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और अगर मैं C को 0 पुट कर दूंगा तो ये RL कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा ये वाली बात को? काफी अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं कि ये इतने तरह के सर्किट बन सकते हैं। हमने पहले 4 तरह के सर्किट है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फेजर डायग्राम क्या होता है, तो देखो बेटा फेजर डायग्राम का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना फिजिक्स में नाना प्रकार की चीजें हैं। अगर सपोज कहीं पर दो तरह का करंट ही आ रहा है ना, दो तरह का करंट आ रहा है, तो अगर हमारे पास दो तरह का करंट है, तो जरा समझना एक बात को कि मेरे पास यहां पर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, और एक और मेरे पास है I1 और I2 जो है वो है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया? I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब अगर मुझे इसका करंट निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि अगर एक ही वायर में दो करंट ऐसे आ रहे हैं, एक ये वाला करंट भी आ रहा है, एक ये वाला करंट भी आ रहा है, समझ गए भाई? तो इन दोनों करंट को कैसे डिनोट किया जाएगा? इन दोनों करंट को डिनोट करने का कोई तरीका होना चाहिए ना, इनको ऐड करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो बेटा ये कैसे ऐड होंगे? वेक्टर्स की तरह। ये दोनों जो करंट होंगे ये कैसे ऐड होंगे? वेक्टर्स की तरह। तो अगर एक लाइन से ये I1 आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट है, और एक तरफ से I2 आ रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट, तो इस वायर में कितना करंट होगा? वो होगा I1 प्लस I2। पर I1 प्लस I2 ऐड कैसे होंगे इस बार? ये सीधे 2 एम्पियर और 4 एम्पियर तो है नहीं, तो इन्हें जब हमें ऐड करना होगा, इन दोनों को जब ऐड करके हमें यहां पर तीसरा I3 लिखना होगा जो I1 प्लस I2 होगा, तो उसके लिए हमें कैसे ऐड करना होगा? उसके लिए हमें यूज करना होगा वेक्टर वाला मेथड। कैसे यूज करेंगे देखो जरा ध्यान से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एकदम बढ़िया से डॉट 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 लाइन, डॉट 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 लाइन। ओके, अब सबसे पहले बताएंगे कि ये है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका एंगल कितना है? ओमेगा टी दे रखा है, तो मैं एक लाइन बना दूंगा इसके ऊपर, मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन बना दूंगा, ये लाइन क्या हो गई? ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा टी एंगल अगर यहां से कोई घूम गया है तो इस तरफ, ओमेगा टी एंगल अगर यहां से कोई घूम गया है तो इस तरफ कोई करंट आया, ये आ गया I1। बड़ा समझ गए? और ओमेगा टी प्लस 30, तो यहां से ऐसे करके, यहां से ऐसे करके ओमेगा टी प्लस 30 इस तरफ, ये क्या आ गया है? ये आ गया है I2। तो बेटा आपको समझ में आया? ये है I1 कितने एंगल पे? ओमेगा टी पे। ये है I2 कितने एंगल? ओमेगा टी प्लस 30 पे। ठीक है, तो ये यहां तक तो ओमेगा टी है, इतना तक तो ओमेगा टी है, ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री हो गया। क्या आपको बहुत अच्छा समझ में आया भैया? तो ये पूरा कितना है? ओमेगा टी प्लस 30। ये सिर्फ इतना कितना है? 30, और ये कितना है? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी, ये 30, पूरा ओमेगा टी प्लस 30।
सॉर्टेड हो गई बात। तो ये एंगल कितना आया 30। तो हमें क्या पता चला, I1 वेक्टर और I2 वेक्टर दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पर हैं 30 पे। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, I1 है I2 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर मुझे इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट पता करना है तो क्या मैं इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये I3 पता नहीं कर सकता? जरा जल्दी से बता दो, क्या इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये I3 में पता नहीं कर सकता? I3 कितना होगा बताएंगे? I3 निकालने के लिए, I3 निकालने के लिए, I3 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I1 का मैग्नीट्यूड कितना है, I नॉट है, ठीक है, इसे I01 बोल देता हूँ, I02 बोल देता हूँ, ताकि तुम्हें भी ऐसा ना लगे कि एक ही ले लिया, सेम ले लिया। यहाँ पे देखो, इसे लिख दूंगा I01 का स्क्वायर प्लस I02 का स्क्वायर प्लस ये I01 का स्क्वायर, I02 का स्क्वायर। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर? I01 का स्क्वायर, I02 का स्क्वायर प्लस 2 I01 I02 cos 30। बड़ा समझ गए? तो ऐसे करके हम यहां पर I3 निकाल सकते हैं और ऐसे करके हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, I3 निकाल सकते हैं और ये एंगल आएगा अल्फा। क्या आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया? काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया भाई। तो हमने क्या करा, I1 और I2 दो वेक्टर थे, I1 और I2 दो वेक्टर थे, इसमें ये 30 डिग्री आगे था, तो हमने बोल दिया I01 जो है और I02 जो है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल, और इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो वेक्टर सम का फॉर्मूला है, उससे हमें I3 का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो I3 का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से पता चल गया। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? ओके, अब आई होप तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर था I1, यहाँ पर था I2, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर था I2, इन दोनों के बीच में आया I3। I3 का जो एंगल आया वो कितना आया, अल्फा। ओके, तो I1 से I3 कितना एंगल आगे, I1 से I3 कितना एंगल आगे, अल्फा एंगल आगे। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I3 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। चिकू भैया प्लस अल्फा क्यों? क्योंकि बेटा I1 कितना था, I1 याद करो कितना था, I01 साइन ओमेगा टी था। ओके, अब ये I3 क्या है, I0 साइन ओमेगा टी से 30 डिग्री आगे, सॉरी अल्फा डिग्री आगे, I साइन ओमेगा टी से अल्फा डिग्री आगे है, साइन ओमेगा टी से अल्फा डिग्री आगे है, साइन ओमेगा टी से अल्फा डिग्री आगे है। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा पे अपन ने क्या लिख दिया है, I3। समझ गए क्या? तो ये I3 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हम वहां से निकालेंगे और साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा डिग्री आगे लिख दिया है। ऐसे करके हम फेजर डायग्राम को यूज करते हैं। आगे चल के आपको काफी और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। चलिए शुरू करते हैं हमारा पूरा की पूरा भयानक तरह से चैप्टर, जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ऐसे देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के सामने मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना होगा, सपोज ये आ गया 5 साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस 30 डिग्री, ऐसे भी लिखा मैंने 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये वाला जो XL है, या फिर ये XL क्यों बोल रहे भैया, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 2 ओम। ओके, अब कोई हमसे पूछेगा भैया, कोई हमसे पूछेगा कि यहाँ पर आपको अगर पता करना है कितना करंट बह रहा है, हम बोलेंगे माइनस प्लस ऐसे करके KVL लगा लो। KVL जब लगाएंगे तो आ जाएगा V माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ वोल्टेज लो बेटा, इधर से इधर तक गए तो प्लस V, इधर से पूरा घूम के इधर गए तो माइनस आई आर, ठीक है, और यहाँ गए तो 0, घूम के यहीं आ गए तो 0। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, V इज इक्वल्स टू आई आर लिख दिया। V हमें दे रखा है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड विथ R, R हमें दे रखा है 2। ओके, तो क्या मुझे यहां पर से करंट पता चल गया, जल्दी से बता दो, क्या मुझे यहां पर से करंट पता चल गया? करंट इज इक्वल्स टू, इसको सीधा डिवाइड करा, ये आ गया 5/2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ गया, 2.5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। मतलब भाई ये कितना हो गया, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। आई होप तुम्हें काफी अच्छे से सारी की सारी बातें समझ में आई होगी।
ठीक है, तो क्या देखा, साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टिव है, तो जिधर आई आ रहा है उधर ही वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम है। फेज सेम है मतलब देखो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना ओमेगा टी प्लस 30 इसका है उतना ही ओमेगा टी प्लस 30 इसका है, तो करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज। ओके, समझ गए, समझ गए, समझ गए भाई। तो देखो जैसा करंट का ग्राफ है वैसा की वैसा साइन का ग्राफ है। क्या ग्राफ आगे पीछे जा रहा है, नहीं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो आई नॉट अलग होगा और वी अलग होगा, मतलब आई नॉट और वी नॉट अलग अलग होंगे ना, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर होता है भाई, तो आई और वी अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का ग्राफ एकदम एक जैसा जा रहा है। बेटा समझ रहे हो, ये भी साइन है, ये भी साइन है, जैसा इसका फेज है वैसा ही इसका फेज है, दोनों का ग्राफ एकदम सेम फेज में जा रहा है, साथ ऊपर साथ नीचे, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया भाई, क्लियर है। ओके, इसका फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा, फेजर डायग्राम बता दो एक बार जरा, फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा जो मैंने आपको बना के बताया। चलो अब ये वाला मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, फेजर डायग्राम और कहीं बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भैया अगर ऐसे करके फेजर डायग्राम बनाते हैं एंगल पे, तो जिधर आई होगा उधर ही वी होगा, वी और आई सेम दिशा में आएंगे फेजर डायग्राम में। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड है। चलो अब यहाँ पे अच्छा, इनका दोनों का फेज अगर ओमेगा टी प्लस ऐसे दिख देंगे, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखाएं चीकू भैया तो गलत हो जाएगा क्या जो आपने ऐसे दिखाया, नहीं ये भी गलत नहीं है, ये ऐसा बोल दो थोड़ा ज्यादा सही है ये वाला, क्योंकि तुमने एकदम फेज वेज सब दिखा दिया ना यहाँ पे, जो इनका एंगल था, जो इनके अंदर हमने एंगल ये लिख रखा था ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, वो तुमने यहाँ दिखा दिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो इन एसी वोल्टेज, इसका बोल दिया भैया रिप्रेजेंटेड बाय दिस, हाउ हाउ मेनी टाइम्स विल द करंट बिकम जीरो। ठीक है, तो ये एसी वोल्टेज है, करंट की इक्वेशन अगर तुम निकालोगे तो करंट करंट का भी सेम टू सेम ही इक्वेशन आएगा, तो करंट का इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ कुछ आई नॉट आ जाएगा और लिखा रहेगा कॉस 50 पाई टी। ओके, अब 50 पाई टी का क्या मतलब होगा चीकू भैया, 50 पाई का मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 पाई एफ, बड़ा फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ओमेगा ये वाली चीज क्या है, ओमेगा है, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50 पाई। ओके, तो पाई से पाई कैंसल, 2 से ये कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है इसकी 25 आ गई है। क्या हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया भैया कि फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई है 25, मतलब 25 साइकिल ये कंप्लीट करेगा एक सेकंड में। तो किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 25 में मतलब एक सेकंड में वो 25 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो एक साइकिल में कितनी बार जीरो होगा, सोचो जरा ऐसे, तो एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है, 2 बार। चिकू भाई ये वाला तीसरी बार नहीं, ये तो अगली साइकिल का है ना, तो ये अगली साइकिल का 2 काउंट होगा, ये वाला जीरो इस साइकिल में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार 2 बार, अगली साइकिल में एक बार 2 बार, इसकी अगली साइकिल में एक बार और इधर 2 बार, तो एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है, 2 बार जीरो हो रहा है, तो एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है, एक सेकंड में 25 बार जीरो साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक सेकंड में 25 साइकिल कंप्लीट हो रही है, और एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा था, एक सेकंड में 50 बार जीरो हो, सॉर्टेड हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं भैया, ये इसका फेजर डायग्राम है, जैसा कि अपन ने बात करी थी, दोनों का दिशा क्या है, सेम है। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होगा कि सिर्फ एक इंडक्टर लगा होगा, इंडक्टर के साथ एक और चीज क्या लगी होगी, वो जो चीज लगी होगी वो लगी होगी भैया हमारे पास सिंपल सा अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ। जैसे ही हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स वाला ईएमएफ सॉल्व करेंगे, इस पूरी चीज की वैल्यू आ जाने वाली है। क्या करेंगे फिर से बेटा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू, या फिर V माइनस एल डी आई बाई डी टी। बेटा वोल्टेज के लिए एल डी आई बाई डी टी ही लिखते हैं, जब हम इधर से इधर तक जाएंगे इंडक्टर में वोल्टेज कैसा लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर V इज इक्वल्स टू, V की वैल्यू एकदम सिंपल लिखता हूं मैं, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, कोई गड़बड़ नहीं, सिंपल सिंपल V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। अब हमें क्या करना होगा बेटा, I निकालना है। ठीक है, तो डी आई दे रखा है, आई निकालना है, तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास आई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई नॉट, ध्यान से देखिएगा, आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा साइन का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी।
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यह आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू में लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, बेटा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, जो भी अपन इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करेंगे, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख देंगे, इस पूरी चीज को तो हम लिख देंगे आई नॉट, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बड़ा समझ गया क्या, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इस तरह से हम ये पूरी की पूरी वैल्यू को लिख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा भैया। अब देखो जरा मुझे एक बात बता दो कि ये जो आई नॉट है, देखो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो आई नॉट है, आई नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओके, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यस और नो, क्या ये बात काफी अच्छे से क्लियर है। अब ये जो ओमेगा एल है, हमने पहले जब आई नॉट लिखा था पुराने समय पे तो वी नॉट अपॉन आर लिखा था, तो वी नॉट बाय आर था, वो आई नॉट के बराबर होता था। तो यहाँ आर तो नहीं है, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, पर रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज है, क्योंकि जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें करंट मिल रहा है, वी नॉट को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें करंट मिल रहा है, वो आर जैसा तो कुछ नहीं है पर कुछ और चीज है, तो एक कौन सी एक चीज होगी, इस चीज को अभी के लिए हम यहां पर बोल देंगे रिएक्टेंस। ओके, और यहां पर इंडक्टिव है तो इसे बोल देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। बेटा समझ गए, तो वी नॉट अपॉन XL, इस चीज को क्या बोला गया, रिएक्टेंस, लिख लेंगे यहां पर, ये चीज क्या हो गई, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल रिप्रेजेंट रिएक्टेंस। आई होप तुम्हें काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ साइन ओमेगा टी था और यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो क्या इसका फेजर डायग्राम बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है जी को भैया। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम तरीके से बनाऊं तो ये है सपोज साइन वोल्टेज, जो कि कहां पर है, ओमेगा टी पे, और इससे 90 डिग्री पीछे कौन आ रहा है, करंट, इसके 90 डिग्री पीछे कौन आ रहा है, करंट, करंट कितना है, इधर है। बेटा समझ गए क्या, तो जब भी हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, क्योंकि जब हमने डिराइव करा तो हमने देखा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो जो भी ओमेगा टी था, जो भी इसका ओमेगा टी था, उसमें से 90 डिग्री क्या हो गया, माइनस हो गया। कूल है भाई, सभी प्राणियों को बहुत अच्छे से क्लियर है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन डीसी इज 0, भाई 0 होगा ना, इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करता, इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये वाली चीज एक्सेल, जो मैंने आपको बताया कि कैसा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सेल किसके बराबर होता है, ये होता है ओमेगा मल्टीप्लाइड विद एल। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसी चीज को 2 पाई एफ इंटू एल भी लिख सकते हैं। ओके, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज के पीछे चल रहा है करंट कितना, 90 डिग्री। क्या काफी अच्छे से यहाँ तक सारी की सारी क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव की। जैसा प्योरली इंडक्टिव था वैसा की वैसा प्योरली कैपेसिटिव होगा। एक कैपेसिटर लगा होगा, एक यहाँ पर क्या लगी होगी, बैटरी लगी होगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसे लिख देते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली चीज क्या होगी, सी होगी। अब सी का अगर मैं करंट लिखने की कोशिश करूंगा, तो करंट जब हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम पहले इसमें करंट पता तो नहीं कर पाएंगे, तो जब हम इसका पूरा केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे तो ये V माइनस क्यू बाय सी आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर होगा। पर अब यहां से तो हम Q इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय सी पता करेंगे, जो कि हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय सी। अब हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए था करंट। करंट जैसे ही हमें मिल गया तो हमें यहां पर मिल जाएगा भैया सी इंटू वी, तो वी नॉट मल्टीप्लाइड विथ सी ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। आई होप आपको समझ में आया। इसी पूरी की पूरी चीज को वी नॉट सी ओमेगा को ले जाएंगे तो 1 अपॉन सी ओमेगा आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है। क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इस पूरी की पूरी चीज को क्या आई नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आई नॉट। यहां पर अब हम लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई होप तुम्हें काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई। तो हमें क्या मिल गया, आई नॉट मिल गया। अब यहां पर जो हमने
आई नॉट लिखा है, ये आई नॉट किसके बराबर है बेटा? वी नॉट अपॉन 1/ω c के। ये 1/ω c को रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज बोलेंगे ना, जैसे हमने वहां पे बोला था V अपॉन R इज इक्वल्स टू हमें आई नॉट देता था, तो यह रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। इंडक्टेंस में वही चीज V अपॉन XL हुआ करती थी, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, तो यहां पर इसे भी क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस तो इसमें है नहीं, तो हम इसे बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के लिए क्या लगाएंगे? XL। क्या ये बात बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गई? रिएक्टेंस के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? XL। 1/ω c की जगह क्या लगा दिया? XL लगा दिया। ओके बेटा, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? रिएक्टेंस। बट ये कौन सा होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL नहीं, XC लगाएंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस है ना, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगाएंगे। हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है। यहीं पर अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मैं बोलूंगा देखो ये रहा इसका वोल्टेज, वोल्टेज यहां पर है, कितने एंगल ऊपर है? ओमेगा टी एंगल ऊपर है। अगर यहीं पे इसकी अगर यहीं पे बोला जाए कि ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे कौन है? करंट। तो करंट तो ओमेगा टी से कितना आगे है? 90 डिग्री आगे। करंट ओमेगा टी से कितना आगे है? करंट ओमेगा टी से कितना आगे है? 90 डिग्री आगे है। आई होप तुम्हें समझ में आ गई ये बात। क्लियर है भैया? करंट ओमेगा टी से कितना आगे है? 90 डिग्री आगे। क्लियर एवरीवन? तो वोल्टेज से करंट आगे है 90 डिग्री। कूल, ठीक। चलो, अब हमें पता चला कि ये क्या है भैया? प्योरली कैपेसिटिव है। ओके, क्लियर है, सॉर्टेड है। अब ये यहीं पे सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई वो दे रखी। अब यहां पे बोल दिया इन अ सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, ओनली कैपेसिटेंस, तो करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल कितना होगा? तो करंट आगे होता है या वोल्टेज आगे होता है? तो बेटा करंट आगे होता है। करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय 90 डिग्री, π/2। यप बेटा, सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ेंगे, यही सब चीज को एक्सी बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये इसका एंगल वाला डायग्राम है, एकदम साथ साथ नहीं चलेगा, 90 डिग्री आगे चलेगा। कौन? करंट। एवरीवन देखो 90 डिग्री आगे चल रहा है, कौन? करंट। क्लियर है क्या? काफी अच्छे से। चलो अब यहीं पे हम बात कर लेंगे द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योरली कैपेसिटिव इन एसी। तो बेटा पावर कौन खाता है? प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव में कोई पावर खाई जाएगी क्या? नहीं खाई जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर कौन खाता है? सिर्फ रेजिस्टेंस खाता है। तो क्या रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो पावर क्या खाई जाएगी? नहीं, कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगी प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में। चलो अगला सवाल यहाँ पर हमारे पास दे दिया है। अब यहाँ पर ये एक सवाल है, पूरा की पूरा बोर्ड्स का है, आपको जो मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर आधारित तरह से इस चीज को सॉल्व करना है। ओके, तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा, मैंने बता ही दी मोस्ट ऑफ द चीजें इसमें से। यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव इंडक्टेंस। तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी, तो बेटा कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या होता है? XC होता है। इसे 1/ω XC को अपन 1/ω/C बोलते हैं। 1/ω/C को 2πfc बोल देते हैं। बेटा समझ गए क्या? अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी और XC का क्या रिश्ता होगा? तो XC और अगर फ्रीक्वेंसी को साथ में लिखा तो सामने जो भी बचा वो क्या बच गया? कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी और XC दोनों का जो रिश्ता होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो रिएक्टेंस ऑफ 25 ओम कैपेसिटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हर्ट्ज। ठीक है, ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ लिया? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब XC पूछा क्योंकि कैपेसिटेंस दिया है। अब देखो अगर XL पूछा होता तो फॉर्मूला होता ओमेगा एल, है ना? ओमेगा एल, ओमेगा टी नहीं पापी, ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा एल फॉर्मूला होता। पर हमारे से पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है XC। तो XC क्या होता है? 1/2πf। फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इसलिए 2πf इंटू सी। तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड विद 22.7, या फिर इसको 3.14 लिख देता हूँ। चलिए 3.14 मल्टीप्लाइड विद एफ कितना आ गया? 4000 मल्टीप्लाइड विद सी कितना है? 25 इंटू 10⁻⁻6। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर? अच्छा, पाई के टर्म्स में ही आंसर दिया गया है, तो हम यहाँ पे पाई ही लिखा रहना है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा 24 5
25 इंटू 4 क्या आ जाएगा 100। 100 मतलब 2 जीरो और 3 जीरो, तो ये ऊपर चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 10/2 ऐसे, तो 5/पाई हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा। कूल, ठीक है भैया, कैलकुलेशंस थी, आप लोग खुद भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। अब आखिरी वाला सर्किट जो हमारे पास आता है वो आता है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में क्या है, सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस ले लिया, कैपेसिटेंस ले लिया और इंडक्टेंस ले लिया। अब यहां पर ले लिया वोल्टेज, ठीक है भैया। अब जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कैसा है, अल्टरनेटिंग है, तो वोल्टेज जो होगा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, एकदम सिंपल। अब यहां पर तीन तरह की चीजें हैं, करंट और जो क्या सी है, सी की वजह से ओमेगा इंटू सी होके किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी के बराबर, और ओमेगा इंटू एल 1/ओमेगा एल की वजह से हो जाएगा एक्सएल। बेटा समझ गया क्या, उल्टा लिख दिया क्या चीकू भैया? खतरनाक उल्टा लिख दिया चीकू भैया आपने तो। यहाँ पे देखो 1/ओमेगा सी इज इक्वल्स टू एक्स सी हो गया, और ओमेगा एल की जगह हम लिख देंगे एक्स इंटू एल। क्या ये काफी अच्छे से क्लियर है तुम लोगों को, बहुत अच्छे से? तो वी नॉट साइन ओमेगा टी ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आर एक्स सी एक्स एल, ये तीनों चीजें आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कूल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सारी चीजें हमारे पास हैं, तो जब यहां पर से वोल्टेज करंट बहाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो यहाँ तीन तरह के लोग बैठे हुए हैं ना, तीन तरह के लोग तीन तरह की बातें करते हैं यार, यही बात तुमने सुनी होगी। तो यहाँ तीन तरह के लोग बैठे हैं, तीन तीन तरह की बातें करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जब यहां पर से करंट बहाने की कोशिश की जाएगी तो रेजिस्टेंस बोलेगा मैं तो चाहता हूं कि सीधा बहे, ठीक है। हम बोलेंगे अच्छा तुम कितने हो, तो ये बोलेगा मैं इतना ओम हूं, ठीक है। सपोज रेजिस्टेंस कुछ ओम है, 5 ओम 10 ओम, तो ये बता देगा मैं आर ओम के बराबर हूं, मैं बोल रहा हूं कि सीधा बहे, ओके। हम बोलेंगे जो ज्यादा होगा उसका कहना सुना जाएगा। फिर इसने बोला कि भैया एक्ससी, एक्ससी आया तो एक्ससी से पूछा तुम क्या बोलते हो, तो एक्ससी बोलता कि करंट आगे जाना चाहिए, एक्ससी बोलता है कि करंट वोल्टेज से किधर जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चाह रहा था करंट वोल्टेज के साथ बहे, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस चाह रहा था करंट वोल्टेज के साथ बहे, तो वोल्टेज इस तरफ ही है। तो रेजिस्टेंस चाह रहा था करंट वोल्टेज के साथ बहे, और और ये जो कैपेसिटर चाह रहा था करंट वोल्टेज के आगे चले, और इंडक्टर चाह रहा है करंट वोल्टेज के पीछे चले। बड़ा समझ गए क्या, इंडक्टर चाहता है कि करंट वोल्टेज के पीछे चले। तो अब ये तीनों मिलकर के वेक्टर सम करके एक ऐसा दिशा डिसाइड करेंगे। सपोज अपन ने मान लिया एक्स सी ज्यादा है, तो हम बोल देंगे भैया एक्स सी माइनस एक्स एल, ये आ गया, और इसके बाद आर इधर आ गया, आर इधर आ गया, एक्स सी माइनस एक्सएल आ गया, आर इधर आ गया, ये दोनों सब कुछ डिसाइड होके आ गए। इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट इस तरफ आ गया, इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट इस तरफ आ गया, ये आ गया अल्फा, ओके। एक्स सी माइनस एक्सएल, ये आया आर। अब एक्स सी माइनस एक्सएल और आर के बाद यहां पर ये जो चीज आई, ये आई जेड, ओके। तो जेड किसके बराबर है, जेड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। इज इट क्लियर, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। यस और नो, क्या ये काफी अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया भैया? तो यहां पर हमने वेक्टर सम करके z निकाला। चिकू ये z क्या है, तो बेटा देखो हमने सबसे पहले r पढ़ा था तो उसको रेजिस्टेंस बोलते थे, जहां r नहीं था उसे हमने रिएक्टेंस बोल दिया। अब r और ये सब मिला करके एक नई चीज बन गई, तो उसे हमने z बोल दिया, इसे हम बोलेंगे इम्पीडेंस। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। बड़ा समझ गए क्या, ये पूरी की पूरी चीज को हम क्या बोल देंगे, इम्पीडेंस। कि अब ये बना कैसे है कि देखो यहां पर r था, है ना, इधर क्या था, एक्स सी माइनस एक्स एल आया था, अगर एक्सएल ज्यादा होता तो वो नीचे चला जाता, वो अपन सब अलग अलग केसेस में करके देख लेंगे। एक्स सी माइनस एक्सएल और आर, इन दोनों के रिजल्टेंट से यहां पर क्या बना, जेड। तो ये देखो ये आर है और यहां पर एक्स सी माइनस एक्स एल है, तो ये एक्स सी माइनस एक्सएल आर है। अगर इसी चीज को ट्रायंगल लॉ में डाल दूंगा तो ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस आएगा ये क्या आएगा, जेड आएगा। बड़ा समझ गए। और ये जो एंगल आएगा इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, कुछ लोग इसको फाई भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक। तो आर, ये वाला साइड क्या है, आर है, ये वाला साइड क्या है, एक्स सी माइनस एक्सएल, और ये जो साइड आया ये क्या है, जेड है। इस पूरी की पूरी चीज को, इसी पूरी चीज को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल।
बड़ा समझ गए, इम्पीडेंस ट्रायंगल इसी चीज को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर है, एक्सी माइनस एक्सएल है। अगर एक्सएल ज्यादा होता तो इम्पीडेंस ट्रायंगल नीचे की तरफ बनता, अगर एक्सएल ज्यादा होता तो हम लिखते एक्सएल माइनस एक्सी। सॉर्टेड है, क्लियर है, ओके है। अब यहां पर जब पूरी की पूरी चीजें डिसाइड हो गई, पूरी की पूरी चीजें डिसाइड हो गई, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन जेड, मतलब वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। कूल बेटा, वी नॉट अपॉन जेड हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आई कितना बह रहा है, करंट कितना बह रहा है, वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक, देखो यही वो तीन चीज लगी हुई है, इसी तरह से हमने लॉ बनाया, इसी तरह से सारी की सारी बातें हुई। आखिरी में हमारे पास सब लोगों ने अपना अपना मत रखा। तो करंट बोल रहा था वोल्टेज के साथ चले, इंडक्टर ने बोल दिया कि भैया वोल्टेज आगे चलेगा, इंडक्टर ने बोल दिया भैया करंट को हम पीछे रखेंगे, और कैपेसिटर ने बोल दिया भैया हम तो वोल्टेज को आगे रखेंगे। तो जब इस तरह से सारी सांठ गांठ हुई, आखिरी में एक वैल्यू निकल के आई। वो एक वैल्यू कौन सी वाली निकल के आएगी? हमारी जेड वैल्यू। और हमें पता चलेगा कि भैया जो करंट है, जैसे जो वोल्टेज है उससे करंट किसी एंगल अल्फा पे निकल के आएगा। ठीक, ये अल्फा क्या होगा? ये अल्फा डिसाइड होगा इंपीडेंस ट्रायंगल से। ठीक है, ये अल्फा कहां से डिसाइड होगा? इंसिडेंट ट्रायंगल से। तो ये z है, ये अल्फा है, यहां पर क्या है? ये वाली चीज एक्स सी माइनस एक्स एल, और यहां पर आ गया आर। कुल ऐसे करके ये अल्फा डिसाइड होगा कि वो अल्फा कितना होगा। अब हमसे पूछ लिया इन एन एसी सर्किट, एक एसी सर्किट दिया हो भैया, बताओ द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय इतना। ठीक है, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। तो करंट, यहां पर करंट क्या हो रहा है? लीड कर रहा है। इफ करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब यहां पर ये वोल्टेज है और करंट पीछे आ रहा है। बेटा करंट पीछे आ रहा है, करंट पीछे आ रहा है, मतलब यहां पर से लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 3, तो 60 डिग्री से वोल्टेज को लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब इधर रेजिस्टेंस होगा, और ये वाला जो होगा इसे हम XL माइनस XC लिखेंगे। क्यों चीकू भैया XL माइनस XC क्यों लिख रहे हैं? XL माइनस XC क्यों लिख रहे हैं चीकू भैया? क्योंकि मेरी प्यारी जनता, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्सएल इसमें ज्यादा रहा होगा, तभी तो ये नीचे की तरफ आया है। देखो वहां पर हमने एक्सी को ज्यादा माना था तो वो ऊपर की तरफ था, करंट वाज लीडिंग। अब यहाँ पे करंट इज लैगिंग, मतलब करंट पीछे है, मतलब एक्सएल क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। तो सीधी सी बात है, एक्सएल चाहता है करंट पीछे रहेगा, तो जब एक्सएल ज्यादा रहेगा तो करंट पीछे रहेगा। एक्सी चाहता है करंट आगे रहेगा, तो जब एक्ससी ज्यादा रहेगा, जब एक्ससी ज्यादा रहेगा तो करंट आगे रहेगा। सॉर्टेड है क्या? अब यहां पे बोल दें द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज आर। तो कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज आर। तो बेटा देखो, इस कंपोनेंट में अगर करंट लैग कर रहा है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि कौन होना? एक तो इंडक्टर होना ही होना और एक रेजिस्टेंस होना ही होना। बड़ा समझ गया? कैपेसिटर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो भी तो ये लैग ही करेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट दो जरूरी हैं, एल और आर। क्लियर? क्योंकि एल क्या करवाता है? करंट को लैग करवाता है। सॉर्टेड है। एलसीआर भी हो सकता है, पर अगर सी नहीं है तो कौन सी चीज मिनिमम है? एल है और आर तो है ही। क्या ऐसा हो सकता, सॉरी, हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि सी हो, सी और आर हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सी होता तो सी बोलता करंट को लीड कराओ, आर बोलता सेम चलाओ, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे आता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहां पर देखेंगे हम, हमसे पूछ लिया गया भैया एम्पलीट्यूड लेंथ ऑफ द फेजर वेक्टर, ऐसे ऐसे करके डिफाइन किया गया भैया। आई इंटू आर, इनका वोल्टेज लिख रहे हैं, आई एम इंटू एक्स सी और आई एम इंटू एक्सएल, वोल्टेज अलग अलग लिखा गया है। सॉर्टेड है। चलिए अब यहां पर तमाम तरह की बातें वही सब बताया गया है, जहां पर से z निकाला गया है, z निकाल के एंगल की वैल्यू बताई गई है, या अल्फा की वैल्यू बताई गई है। सॉर्टेड है भैया, सभी तरह की बातें यहां पर की गई है। अब यहां पर वही बातें, XC और XL, अगर XC ज्यादा है तो XC ज्यादा है तो हम लिखेंगे XC माइनस XL लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। अब ये वाली चीज क्या होगी? ये होगी Z।
और यहाँ जो एंगल आएगा ये आएगा अल्फा या 5। यहाँ पे इन्होंने 5 बोला तो तुम 5 ले लो, तो यहाँ पे 5 ले आया, सॉर्टेड है। अब बताओ tan phi मतलब इस चीज का z वाले ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, फाई इज पॉजिटिव है ना, समझ गए समझ गए समझ गए। क्या बता बेटा, फाई इज पॉजिटिव क्योंकि स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा tan phi कितना लिख सकते हैं इस जगह पे, tan phi को लिख सकते हैं XC माइनस XL अपॉन R। कूल। अगर यहीं पे यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि इस पूरी चीज को अगर हम लिखेंगे तो जो इनका नेट रिजल्टेंट फाई आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, इन अ सीरीज एसी सर्किट द एसी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी आर 5 वोल्ट। बेटा समझ गए क्या? तो हर एक चीज एसी वोल्टेज सीरीज में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस के अबाउट कितना आ गया है, 5 10 10 आ गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अबाउट जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 है। तो ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस के अबाउट जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट है। इंडक्टर के अबाउट जो वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज क्या चलता है, सपोज आगे चलता है तो ये बोल देते हैं ये 10 है, और कैपेसिटर का वोल्टेज भी 10 है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का 10 10 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बड़ा समझ गए भैया? तो इंडक्टर का अगर 10 है, कैपेसिटर का भी 10 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज बचेगा। तो नेट वोल्टेज विल बी कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। कूल है भैया, समझ में आ गया तुम सभी को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक नहीं है। अगला सवाल लिखते हैं, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ये वाला पूरा की पूरा सर्किट है। आपसे पूछ लिया द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो यहां देखो XL और XC एकदम बराबर है बेटा, XL और XC बराबर है। तो अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा V नॉट अपॉन, या फिर यहाँ एक वैल्यू दे रखी है तो VRMS दे रखा है। जब भी एक वैल्यू दी हुई है, कौन सी वैल्यू दी हुई है, VRMS। तो VRMS अपॉन Z के लिए लिखूंगा अपॉन 30 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, दैट इज 25 माइनस 25 का होल स्क्वायर। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर? 25 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, जीरो हो गई। VRMS हमें कितना दे रखा है, 240 अपॉन 30, जीरो से गया जीरो, इससे ये कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के बाद आंसर आया कितना, 8 एम्पियर। क्या आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई भैया वैल्यू? हमारा आंसर आएगा 8 एम्पियर और यहां पर आएगा 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि दोनों एकदम बराबर हैं, दोनों के अबाउट वोल्टेज एकदम बराबर आएंगे, दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। कूल भाई, सभी प्राणियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें। चलो बात कर लेते हैं पावर के बारे में। अब पावर जो है, पावर के बेटा बहुत तरह के फॉर्मूले, पर हम ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये वाला फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है पावर का एवरेज पावर को। बेटा ये समझ में आया? जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज पावर की बात करेंगे, तो यहां लिखा है VRMS डॉट IRMS। ये हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला है। VRMS डॉट IRMS ये किस चीज को बताता है, एवरेज पावर को बताता है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो ये आ जाएगा V नॉट बाय रूट टू मल्टीप्लाइड विथ I बाय रूट टू। I नॉट और V नॉट क्या है, पीक वैल्यूज, मल्टीप्लाइड विथ कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या है बेटा, वही पावर फैक्टर। इस कॉस फाई को हम बोलते हैं, इस कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोलते हैं बेटा, पावर फैक्टर। ओके, तो पावर फैक्टर कॉस फाई कैसे निकलेगा, अगर ये Z है, ये हमारे पास R है, ध्यान से देखिएगा भैया, ये यहां पर हमारे पास क्या है, Z है, इधर क्या है, XC माइनस XL है, और ये हमारे पास क्या है, R है। सॉर्टेड। तो ये फाई है, Z है, XC माइनस XL है, और हमारे पास क्या है, R है। अगर आपको यहां पर कॉस फाई निकालना है तो cos फाई के लिए तुम लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी R अपॉन Z। तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, R अपॉन Z। V नॉट अपॉन रूट टू मल्टीप्लाइड विथ I नॉट अपॉन रूट टू मल्टीप्लाइड विथ R बाय Z। समझ गई क्या जनता? काफी अच्छे से समझ गई क्या जनता? बहुत ही अच्छे से समझ गई जनता। अब इसके नाना प्रकार के कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं पावर के। ओके, तो ये भैया पावर का एकदम नाना प्रकार के आपके कॉम्बिनेशन निकल जाएंगे। काफी अच्छे से आपको सारी की सारी समझ में आ जाएगी पावर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। अब यहां पर
पावर के लिए बहुत तरह के फैक्टर होते हैं। पावर फैक्टर, हमें ये वाली जो चीज है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, है ना। तो पावर फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाती है क्योंकि यही डिसाइड करेगी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। क्योंकि वोल्टेज हर जगह होगा, करंट भी हर जगह होगा, पर क्या पावर प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही ये हर जगह डिसाइड नहीं होगा। ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, देखो पावर फैक्टर हर जगह का अलग अलग हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि पावर फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर तुम सिंपली सर्किट लोगे, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो अगर तुमने सिर्फ एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले लिया, फिर तुमने अगर एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट ले लिया, फिर अगर तुमने एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ले लिया, या फिर तुमने सिर्फ ले लिया एलसीआर सर्किट, ठीक है बेटा। तो चार तरह के सर्किट हो गए। चार तरह के सर्किट में अगर मैं इन सभी के फेजर डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, जिधर करंट है उधर ही वोल्टेज है। ओके। जिधर करंट है उसके 90 डिग्री पीछे क्या है, उसके 90 डिग्री आगे क्या है, वोल्टेज है। ओके बेटा, वोल्टेज इसमें इसमें ना वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। ठीक। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ भी एंगल आ सकता है। मैं अभी के लिए इसे इसे ऐसे मान ले रहा हूं, ये V है और ये I है, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, सॉर्टेड है। अगर मुझे यहाँ के एंगल्स की ही बात पता चल गई, फाई की बात पता चल गई, फाई क्या होता है, आई और वी के बीच का जो एंगल होता है उसे अपन फाई बोलते हैं। ठीक है, मैं इसे यहां पर भी फाई बोल देता हूं। तो इस केस में फाई क्या है, 0। इस केस में फाई क्या है, 90। इस केस में भी फाई क्या है, 90। और इस केस में फाई क्या है, फाई है। क्या है, सारी की सारी बात तुम्हें पता चल गई, सारी की सारी बात तुम्हें पता चल गई फाई के बारे में। अब अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं या कॉस फाई की बात करूं तो कॉस फाई यहां पे 1 0 0 और कॉस फाई के बराबर आएगा। तो अगर मैं पावर कंज्यूम्ड की बात करूं तो भैया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम कितनी होगी, V इंटू आई। सिंपल सी बात, कोई कॉस थीटा नहीं, यहां पर पावर कंज्यूम 0 0 और यहां हो जाएगी V आई कॉस थीटा, कॉस फाई। वी आई मतलब बेटा एक वैल्यू लिखिए, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। दोनों की कौन कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। क्या आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया, जब सिर्फ रेजिस्टेंस है तभी पावर मैक्सिमम कंज्यूम हो रही है, बाकी किसी में भी पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे पावर फैक्टर काम करता है। ओके। तो पावर फैक्टर विल बी मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन XL और XC बराबर होगा, क्योंकि XL और जब XC बराबर होगा तो बेटा जो Z होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो बेटा जब ये बराबर हो गए तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, 0 हो गई। और Z किसके बराबर आ गया, R। तो हम इसे बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, जिसके बारे में अभी हम बस आगे चल के पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, बेटा अभी जस्ट मैंने बोला था इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर कितना होगा, जल्दी बता दो, रेजोनेंस का पावर फैक्टर कितना होगा। रेजोनेंस में पावर फैक्टर जब होगा तो Z किसके बराबर हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैसा हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो cos फाई होता है वो कितना होता है, 1 होता है। पावर कंज्यूम्ड जो कितनी होती है वो कितनी होती है, वी आर एम एस मल्टीप्लाइड विथ आई आर एम एस। यप, एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। चलिए बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज को समझते हैं। यहाँ पर दो छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है। एक पहली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है हमारे पास रेजोनेंस, और दूसरी छोटी सी एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। तो पहली जो रेजोनेंस वाली कंडीशन है, रेजोनेंस वाली बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि भैया जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक आरसीएल सर्किट है और आरसीएल सर्किट में जो जेड है वो मिनिमम हो गया तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो बेटा यही यही सारी बातें अपन ने अभी जस्ट देखी थी कि जब भी ऐसा होगा Z क्या होता है हमारा, देखो इधर ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर होता है। अब ये चीज क्या हो जाएगी, Z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बेटा समझ गए, Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये मिनिमम कैसे होगा, जब एक्स सी माइनस एक्स एल क्या हो जाएगा, 0। ओके। मतलब एक्स सी किसके बराबर हो गया, एक्स एल के बराबर हो गया, मतलब 1/ओमेगा सी बराबर हो गया ओमेगा एल के, मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 1 इसके। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। भैया इज इट क्लियर,
इज इट सुपर डुपर क्लियर? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यस और नो एवरीवन? सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब अगर मुझे ये बातें पता चल गई तो मुझे ये बात मुख्य तरह से पता चल गई कि ओमेगा किसके बराबर है? इसके बराबर जब भी होगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के रेजोनेंस होगा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आ गया। अगर मुझे यहीं पर f पता करना है तो 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी लिख दूंगा, और अगर f पता करना है तो लिख दूंगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है भैया? ओके, यही सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ओमेगा को आप अलग अलग अपने अपने टर्म्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी रेजोनेंस कंडीशन होगी करंट विल बिकम मैक्सिमम, क्योंकि Z किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। तो करंट किसके बराबर हो जाएगा? मैक्सिमम करंट, कुछ भी जो भी वैल्यू होगी VRMS अगर वैल्यू है तो ये बराबर हो जाएगा VRMS बाय R, ठीक है। पावर फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? cos फाई कितना हो जाएगा? 1। और जो पावर कंज्यूम्ड है वो वी आर एम एस मल्टीप्लाइड विथ आई आर एम एस के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी। क्लियर है भैया? तो यहाँ पे देखो, इन नॉन रिजोनेंट सर्किट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सर्किट फॉर द फ्रीक्वेंसीज हायर देन द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखते हैं जरा ध्यान से। तो देखो जरा, एक ग्राफ अभी हमने जस्ट देखा था कि अगर ओमेगा का रिश्ता हम एल के साथ दिखें तो ऐसे लिख देता हूं, एक्स एल जो होता है मेरे पास है एक्स एल, ठीक है। तो एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक। तो इसको ना, इसका मैं रिश्ता लिखता हूं ओमेगा के साथ। तो एक्सएल का रिश्ता ओमेगा के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और अगर यहीं पे अगर मैं एक्स सी की बात करूं तो एक्स सी आता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहीं पर एक्स सी का रिश्ता अगर मैं ओमेगा के साथ लिखता हूं या फ्रीक्वेंसी के साथ लिखता हूं तो ये रिश्ता ऐसे आएगा, ठीक है। समझ रहे हो? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर दोनों को मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो तुम ध्यान से देखोगे कि x का रिश्ता जब भी मैं ओमेगा के साथ लिख रहा हूं, इस x का रिश्ता जब भी मैं ओमेगा के साथ लिख रहा हूं, ये है इंडक्टेंस वाला और ये है कैपेसिटेंस वाला। तो देखो, ये है जब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, इस पे दोनों बराबर हो रहे हैं। इसके पहले कौन ज्यादा है? एक्स सी ज्यादा है। बाद में कौन ज्यादा है? एक्स एल ज्यादा है। तो बाद में इंडक्टर ज्यादा है और पहले कौन है? कैपेसिटिव ज्यादा है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव डोमिनेट करेगा। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कौन डोमिनेट करेगा? कैपेसिटिव डोमिनेट करेगा। और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर कौन डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव डोमिनेट करेगा। तो यहां पर पूछा था सर्किट फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, विच वन विल डोमिनेट? इंडक्टिव विल डोमिनेट। क्लियर है हर एक प्राणी को? चलिए, एलसीआर सर्किट यहाँ पे शोन भी लो, यहाँ पे शोन, अच्छा एलसीआर सर्किट प्रिंट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, है ना, प्रिंट नहीं हुआ, इसमें पूछ लिया गया था फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या लिखोगे? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। मिस प्रिंट हो गया था, प्रिंट ही नहीं आया था। 1 अपॉन अंडर रूट एल कितना है? 1। सी कितना है? 1/4। तो ये 2 आ जाएगी ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा 2 आ जाएगा। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो उस 2 को 2 पाई से डिवाइड करोगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, आपने जगह जगह पे देखा होगा। ट्रांसफार्मर क्या काम आता है? इसमें 2 तरह की कॉइल होती है बेटा। ये बीच में कोई भी हमने कोर लगाया है, ये फेरोमैग्नेटिक कोर है। जब भी हम यहां पर से एक लाइन देंगे तो ये 10 लाइन इसके अंदर बनेंगी। हम यहां पर से एक नंबर ऑफ लाइन अगर इसे देंगे तो इसके अंदर 10 नंबर ऑफ लाइन बनेगी इस कोर के अंदर, और 10 नंबर ऑफ लाइन पैदा होके इस कोर के अंदर ऐसे गोल गोल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ गए? तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोर है। इधर प्राइमरी कॉइल है, उधर कैसी कॉइल है? सेकेंडरी कॉइल। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? एक तरफ हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स होंगी, दूसरी तरफ हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स होंगी। तो जब भी हमारे पास इस तरह से एक ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर में यहां पर से इधर हमारे पास प्राइमरी कॉइल होंगी, इधर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होंगी। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। इस तरफ से कुछ फ्लक्स पैदा होगा, इस पूरे कॉइल के अंदर कुछ फ्लक्स घूम रहा होगा, ठीक है। ओके, इस पूरी की पूरी कॉइल के अंदर कुछ फ्लक्स घूम रहा होगा। इस वाली कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होगा उसे हम लिखेंगे एन,
P इंटू फाई, और उस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को लिखेंगे हम NS इंटू फाई। क्या बहुत अच्छा समझ में आ गया? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स है वो तो कांस्टेंट है। इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा, इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा वो होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और उस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा वो डिपेंड करेगा उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो NS इंटू फाई, NP इंटू फाई। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे जैसे ही हम, तो हम यहां पर लिखेंगे भैया करंट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा भैया, जब हम यहां पर लिखेंगे तो हम यहां पर क्या EMF लिख सकते हैं? EMF इन प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन dt। ओके, तो यहां पर जब हम लिखेंगे माइनस डी फाइव अपॉन dt, तो हम लिखेंगे NP इंटू डी फाइव अपॉन dt। सॉर्टेड है बेटा? ओके 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 ओके। अगर वहीं पर NS में लिखेंगे तो इसके लिखेंगे सेकेंडरी कॉइल ES विल बी इक्वल्स टू डी फाइव अपॉन dt। तो यहां पर लिखेंगे माइनस NS डी फाइव अपॉन dt। बेटा माइनस माइनस तो रहेगा ही, एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों ही चीजों का रेशो ले लूं तो यहां पर आ जाएगा ES या फिर EP अपॉन ES। मैं यहां पर लिखता हूं EP अपॉन ES, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। इसको बराबर लिखेंगे NP अपॉन NS। तो ये एक रिश्ता हमें पता चल गया, समझ गए? यहीं पे दूसरा रिश्ता हम निकालते हैं कि पावर जो इनपुट है वही पावर आउटपुट भी होगी। तो जितना भी पावर इनपुट हम ट्रांसफॉर्मर में दे रहे हैं दैट इज करंट, जितना हम करंट इसके अंदर डाल रहे हैं और जितना यहां पर वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो करंट प्राइमरी और EMF प्राइमरी, और यहां पर जो जितना करंट बाहर जा रहा है दैट इज करंट सेकेंडरी, और यहां पर EMF सेकेंडरी, वो बराबर होगा। पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट, दैट इज करंट प्राइमरी मल्टीप्लाइड विथ EMF प्राइमरी। बेटा वोल्टेज इनटू करंट, VI, पावर इज इक्वल टू VI। पावर आउटपुट किसके बराबर होगा? EMF सेकेंडरी मल्टीप्लाइड विथ करंट सेकेंडरी। ओके, तो यहां पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं EMF प्राइमरी अपॉन EMF सेकेंडरी इज इक्वल्स टू EMF सेकेंडरी अपॉन EMF प्राइमरी? क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है? EMF प्राइमरी अपॉन EMF सेकेंडरी, वो ये क्या पूरा के पूरा रिश्ता आप सबको अगर हम मिला दें तो साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं EMF प्राइमरी अपॉन EMF सेकेंडरी इज इक्वल्स टू N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी इज इक्वल्स टू IS अपॉन IP। करंट का एकदम उल्टा, करंट बेटा EMF और नंबर ऑफ टर्न्स एकदम साथ चल रहे हैं बट करंट उल्टा चल रहा है, यही रिश्ता है। सारी की सारी बातें यहाँ पर, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप क्या करता है भैया? इधर से उधर वोल्टेज बढ़ाता है। तो स्टेप अप क्या करता है? इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के टर्न से। और स्टेप डाउन में क्या होता है? नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या होते हैं? कम होते हैं। तो देखो ये स्टेप अप कुछ इस तरह से दिखता है जो अभी हमने बनाया था, जैसे इधर 2 हैं इधर 10 होंगे, ठीक है। और स्टेप डाउन कैसा दिखेगा? स्टेप डाउन दिखेगा कि इधर 10 होंगे और इधर 2 ही होंगे। क्या काफी अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया? स्टेप अप स्टेप डाउन, कूल है भाई? Okay, then for a step-up transformer, number of turns in secondary coil is going to be greater than number of turns in primary coil. Cool. ये सारे सब लॉसेस होते हैं, हालांकि ये कोर्स से डिलीटेड है तो आपको इन सब में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है। एडी करंट वगैरह सारी चीजें कोर्स से डिलीटेड है हमारे, ठीक। ये एक सवाल आप सभी को, इसका सवाल का जो भी जवाब है कैलकुलेट करके लिख देना है ना। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है, 1 घंटे में हमने पूरा अल्टरनेटिव करंट खत्म कर दिया है, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज मी चिकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।